बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के लिए या इमरान खान जो है वो अपने लॉन्ग मार्च से अपनी जान छुड़ाने के लिए मतलब एक ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं, पर मतलब उसकी किसी सतह पे तस्दीक नहीं हुई। ताहम इमरान खान के लॉन्ग मार्च पे या लॉन्ग मार्च के जलसे पे कहीं कोई बड़ी वारदात होने जा रही है या होने के इम्कानात हैं, और ये एक इंतहाई अहम मालूमात है। और इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर थ्रेट अलर्ट भेज दिया है। अब ये जो हमला होगा ये क्या होगा, इस पर भी हम तफसील से बात करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो वज़ीराबाद हमले का जो मामला था या जो मुबैना हमला था, उस हमले को लेकर पीटीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं, किस तरह के इक़दाम किए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि सहाफ़ी मुदस्सिर नारो, उसका जो केस है उसके हवाले से जो उनकी अहलिया हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर कौन सा बड़ा ऐलान किया है। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने किस तरह बरहमी का इजहार किया है और उन्होंने कौन से अहकामात जारी किए हैं, आज इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी व्लॉग्स बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, जो है वो इंतहाई अहम ज़राए ने इस चीज़ का इंकशाफ किया है कि इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है, इस लॉन्ग मार्च से जान छुड़ाने के लिए एक और फेस सेविंग की तैयारी की जा रही है। यानी एक और फेस सेविंग के हसूल के लिए लॉन्ग मार्च पर एक और हमला नागुज़ीर करार दिया गया है। ताहम नाज़रीन, ये कहाँ से होगा या किस तरह होगा या किस शहर के पास होगा, इसका फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ताहम वज़ारत दाखिला को ऐसी इंफॉर्मेशन मौसूल हुई और वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से पंजाब हुकूमत को आगाह कर दिया है और इस हवाले से इमरान खान को भी मैसेज कर दिया गया है। अब इमरान खान तक मैसेज पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये इमरान खान को ही पता। तो नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च इनके गले में पड़ गया है। एक तो इमरान खान ने जो रिसेंटली इंटरनेशनल मीडिया पे जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, और बिलखुसूस जो अभी फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में जो इमरान खान ने अपना इमरान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से जो बातें की हैं, उसकी वजह से पीटीआई के अंदर सख्त मायूसी पाई जा रही है। और जो है वो पीटीआई की जो क़यादत जो लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं, उनका इमरान खान पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि ये जो शॉर्ट मार्च है, लॉन्ग मार्च है, फरलॉन्ग मार्च है या ढोंग मार्च है, जो भी मार्च है, इससे किसी न किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। क्योंकि जिस तरह लोगों की पार्टिसिपेशन है, उसके हिसाब से पीटीआई का जो अपना एक सर्किल है या पीटीआई का जो उसकी मकबूलियत है, उसमें वाज़ेह कमी दिखाई देने लगी है। तो इस हवाले से इमरान खान पर जोर बढ़ गया है कि कुछ भी करके इसकी जो अपना इस लॉन्ग मार्च की जो अपना मामलात हैं, इनको लॉन्ग मार्च से जान छुड़ाई जाए किसी तरीके से, क्योंकि टारगेट्स जो थे वो हासिल ना हो सके और ना ही अब किए जा सकते हैं, क्योंकि अब वो वक्त गुजर चुका और जब ये चीज़ करनी थी और कहाँ पहुँचना था वो वक्त भी गुजर गया। और जिनके आसरे पे, यानी जिन जासूसों के आसरे पे इमरान खान ने इतना बड़ा जो है वो लॉन्ग मार्च का फैसला किया, उन जासूसों की जो मिस इंटरप्रिटेशन थी या फिर मिस कैलकुलेशन थी, उसमें या तो फिर डेलिबरेटली मिस कैलकुलेट किया गया इस सारे मामले को, तो वो भी नाकाम हुई है, या फिर यूं कहा जाए कि जो इमरान खान के जासूस है वो इमरान खान के साथ बहुत बड़ा हाथ कर गए हैं। तो इसलिए अब ये जो लॉन्ग मार्च है, अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि ये इतलात गलत हों और अल्लाह करे कि ऐसा कुछ भी ना हो कि किसी की ज़िंदगी जाए या किसी को ज़ख्म पहुँचे या किसी को कुछ पहुँचे। ताहम इस वक्त तक जो इतलात मौसूल हो रही है, उसके मुताबिक वज़ारत दाखिला को मुसद्दिका इतलात मिली है कि जो है वो लॉन्ग मार्च जो है उसमें दहशतगर्दी का ख़तरा बढ़ गया है और किसी भी जगह पर इस पर दहशतगर्दी का हमला हो सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि वज़ीराबाद हमला जो हुआ उसमें इमरान खान की जो एफआईआर का मामला है, इमरान खान ने जिस तरह जो है वो 3 अहम शख्सियात को उस एफआईआर में
نامزد کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، یعنی اس میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور جو ہے وہ اپنا آئی ایس آئی کے میجر جنرل فیصل نصیر. تو اس حوالے سے ان پر جو ان کی نامزدگی کے حوالے سے سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور سپریم کورٹ پر اپنا دباؤ بڑھانے کی وجہ سے آج پی ٹی آئی کی طرف سے نہ صرف لاہور رجسٹری میں جو ہے وہ ایک اپنا درخواست دائر کی گئی ایف آئی آر کے اندراج کے حوالے سے، اس کیس میں یا اس اپلیکیشن میں اس میں ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کا معاملہ بھی شامل ہے، اور اس میں اعظم سواتی کے ساتھ مبینہ طور پر جو اس کی ویڈیو ریلیز ہوئی یا اس کو جس طرح اٹھایا گیا، مبینہ طور پہ اٹھایا گیا اور تشدد کیا گیا، تو یہ معاملہ بھی اس میں شامل ہے. تو اس میں جو ہے وہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے مقامی انتظامیہ نہیں داخل کر رہی، تو اس کے لیے انتظامات کیے جائیں یا احکامات صادر کیے جائیں، اور اس ایف آئی آر میں ان تینوں افراد کے جو نام ہیں وہ کچھ بھی کر کے شامل کیے جائیں. تو ناظرین، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس پر جو ہے وہ ان کو اتنا پرابلم ہوئی اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپلیکیشن داخل کی. ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف اسلام آباد میں اپنا سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر نہیں کی گئی، بلکہ لاہور رجسٹری میں نہیں کی گئی، بلکہ سپریم کورٹ اسلام آباد میں بھی یہی درخواست دائر کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ پشاور رجسٹری میں بھی یہی درخواست دائر کی گئی ہے، سپریم کورٹ کراچی میں بھی یہی جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی ہے. اور اس میں ان کا جو زور ہے یا جو پریشر ہے وہ یہی ہے کہ جو 3 نام ہم نے نامزد کیے ہیں، وہ تینوں نام اس ایف آئی آر میں شامل کیے جائیں. تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنی بھی سپریم کورٹ کی رجسٹریز میں یہ اپلیکیشنز داخل کی گئی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کو واضح احکامات جاری کر رکھے ہیں، اور آج ججز کی میٹنگ ہونی تھی، اور میٹنگ کے بعد جو حکومت نے جو ٹی او آرز بھیجے ہیں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے، تو اس کو حتمی شکل دی جائے گی. اور اس کے حوالے سے جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے کون سے اقدامات کرنے ہیں، وہ سارے وہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں معروف صحافی مدثر نارو جو 5 سال سے لاپتہ ہیں، ان کے حوالے سے آج کیس کی سماعت ہوئی. اپنا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ مدثر نارو کو پیش نہ کیے جانے پر یا برآمد نہ کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزیر اعظم نے مسز نارو کو اور مدثر نارو کے بچے کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ نیکسٹ ہیئرنگ سے پہلے ہی جو مدثر نارو ہیں وہ گھر پہنچ جائیں گے. تاہم افسوس کی بات اس میں سپریم کورٹ میں جب جو دلائل کے دوران یہ معلوم ہوا کہ وہ جو انسانی حقوق کی کمیٹی بنائی گئی تھی، نہیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، وہ کمیٹی غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کے استعفیٰ کے بعد کوئی نیا وزیر قانون جو ہے وہ نامزد نہیں ہوا یا مقرر نہیں ہوا. تو اس وجہ سے یہ کمیٹی اس وقت غیر مؤثر ہے، اور یہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی اقدامات نہیں کر رہی. ناظرین، آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے مسز مدثر نارو نے کہا کہ جو ہے وہ اگر نیکسٹ ہیئرنگ تک میرے شوہر کو یعنی مدثر نارو کو بازیاب نہیں کروایا جاتا اور اس کو عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا یا اس کو کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا جاتا یا یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ کس جرم میں کس جیل میں ہے، تو اس کے بعد وہ اپنا اور اپنے بچے کا منہ کالا کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھ جائیں گی. اور یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا، اور اس نے باقاعدہ مطلب سخت اذیت ناک لہجے میں کہا کہ 4 سال سے عدالت کے دھکے کھا رہی ہیں، اور 4 سال سے میں عدالت کے دھکے کھا رہی ہوں، اور 4 سال سے میں ذلیل ہو رہی ہوں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. تو ناظرین، مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ،
उनका कहना था कि अगर दो वज़राए आज़म कोर्ट को यकीन दहानी कराने के बाद भी मुदस्सिर नारो या किसी भी मिसिंग पर्सन को बाजियाब नहीं करवा सकते, तो फिर वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ दें और वो अपनी कुर्सी पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बिठा दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले में यानी यकीन दहानियों के बाद अब मिसिंग पर्सनस को बाजियाब न कराने पर तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी है और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल सकती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह जब इस केस की समाअत कर रहे थे तो उसमें उन्होंने जो इसके जो असल मुल्ज़मान हैं उनका तयन किया था उन अफराद का, और उसमें यूँ समझ लें कि फ़ैसला भी जो है वो तकरीबन हो चुका था। और उन्होंने कहा था कि यानी मुशर्रफ दौर से लेकर जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जितने भी वज़राए आज़म रहे हैं, उन सब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए और की जाए। उन्होंने कहा कि जब तक एजेंसीज और वज़राए आज़म अदालत में पेश होकर हलफ जमा नहीं करवाते कि आज के बाद जब जिस दिन हलफ जमा करवाएंगे उस दिन के बाद से वो किसी शख्स को यानी जबरन लापता नहीं करेंगे, तो तब तक ये मामला नहीं रुकेंगे। नाज़रीन, जो अदालत में एडवोकेट मुश्ताक साहब ने भी चीफ जस्टिस उमर फारूक से जो है वो दलाइल दिए। नाज़रीन, इस मौके पर चीफ जस्टिस उमर फारूक ने हुक्म जारी किया कि नेक्स्ट हियरिंग पर SHO सब्जी मंडी वो अदालत में रिकॉर्ड समेत पेश हों। ताहम आज जो सब इंस्पेक्टर पेश हुए थे उनकी सरजनिश हुई और उनके साथ अदालत ने सख्त लहजे में बात की। नाज़रीन, इस मौके पर जो है वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो वकील हैं अपना कर्नल रिटायर्ड इनाम, उन्होंने भी बातचीत करते हुए कहा कि ज़िम्मेदारों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा और ये लगना चाहिए, और ये फैसला जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह तकरीबन कर चुके हैं और उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो रहा और सवाए शहबाज शरीफ के किसी को नहीं बुलाया जा रहा। जब वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करा दी, वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी और बाकी जो वज़रा इस कमेटी में शामिल हैं उन्होंने यकीन दहानी करा दी कि मिसिंग पर्सनस को बाजियाब कराया जाएगा, तो अभी तक उनको बाजियाब क्यों नहीं कराया गया। तो उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि इस मुल्क में गद्दार और बदकिरदार शख्स जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसी चल रही है और उसी पर काम किया जा रहा है। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि सिर्फ अक्टूबर के महीने का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 140 अफराद मज़ीद जो है वो जबरी तौर पर लापता किए गए हैं और ये आदाद शुमार तशवीशनाक हैं। और अगर ये आदाद शुमार सही हैं तो फिर ये बहुत अफसोस की बात है। नाज़रीन, इस मौके पर जो है वो चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब ने जो है वो डिप्टी अटार्नी जनरल से बातचीत करते हुए अपने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर चीफ जस्टिस यहाँ से जस्टिस अतहर मिन्नुल्लाह का प्रमोशन हो गया, वो हाई कोर्ट से चले गए, तो इसका मतलब ये है कि हम ये केस ही बंद कर दें। और अगर हुकूमत कल को ख़त्म हो जाए तो क्या इंसानी जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो कमेटी बनी हुई है, क्या ये कमेटी भी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम IG, जज, कर्नल, जनरल सब बाद में हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम पहले इंसान हैं। तो जिसके घर से किसी को जबरन लापता किया जाता है और जिसका प्यारा कई दिनों तक, महीनों तक और सालों तक वापस नहीं आता, तो उसकी अजियत और उसका दर्द क्या होता है, ये जो है वो ये इसको महसूस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत अजियत का मामला है। तो बहरहाल नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर फारूक ने इस मौके पर केस की समाअत मुलतवी करते हुए हुक्म जारी किया कि इस केस की आइंदा समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा, यानी इस बेंच में एक ऐसा जज भी शामिल किया जाएगा जो पहले मिसिंग पर्सनस के हवाले से केस की समाअत कर चुका है। तो नाज़रीन, आज मिसेज नारो की तरफ से जो ऐलान किया गया है, यकीनन हमें पता है, देखें बातें तो हम अयूब खान के दौर से सुनते आ रहे हैं और अयूब खान ने भी कहा था कि फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म हो चुका है, तो क्या ख़त्म हुआ। जनरल ज़िया ने कहा कि फ़ौज का सियासत से किरदार ख़त्म हो जाएगा, हुआ। जब जोनेजो की हुकूमत बनाई तो क्या फ़ौज का किरदार ख़त्म हुआ। और जोनेजो साहब अपने मोहम्मद खान जोनेजो ऐसे ही वज़ीर आज़म बन गए थे और वो इंतखाबात क्या थे। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और उन्होंने भी कहा कि जी फ़ौज का किरदार ख़त्म हो जाएगा, मैं वर्दी उतार दूंगा और वर्दी उतार दूंगा और यहाँ पे हम सिविलियन गवर्नमेंट नाफिज अपना करेंगे और हमारी तरफ से यहाँ पर जो है वो जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ,
वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। तो बहरहाल उसके बाद इस फार्मूले को अडॉप्ट किया गया। तमाम बेनज़ीर भुट्टो के साथ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो मुज़ाकरात हुए, उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी उतारनी पड़ी और ताहम उसके बाद फिर उसको हुकूमत से भी अलग होना पड़ा। तो नाज़रीन, मसला ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये मामला चलते आ रहे हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमने न सिर्फ यहाँ से लोग बेचे अमेरिका को, और कई लोग हमने जो है वो अपना क्यूबा में जो जेल था वहाँ भिजवाए, और कई मतलब यहाँ तक के लोगों की उंगलियां और अंगूठे काट के भी हमने भिजवाए। तो मतलब ये मतलब ऐसे शख्स को हम कैसे बाज़मीर कह सकते हैं, इस शख्स को कैसे हम मुहिब वतन कह सकते हैं, इस शख्स को कैसे हम आवाम की तकलीफ़ों को समझने वाला हमदर्द हुक्मरान समझ सकते हैं। ये तो बदतरीन से बदतरीन डिक्टेटर था, और इसको जो सज़ा सुनाई गई है, होना तो ये चाहिए कि उस सज़ा पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। अगर उनका इंतकाल भी हो जाए और उनको वापस भी लाया जाए तो भी उनको फांसी दी जाए, क्योंकि ये एक मिसाल कायम हो जाए ताकि आइंदा कोई भी आमिर, कोई भी डिक्टेटर इस तरह की गलती ना करे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।